हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर फर्स्ट। पहले हम इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब वापस से हम इसका रिवीजन करेंगे, इसका पुनर्अभ्यास करेंगे। तो वापस शुरू करते हैं हम इस पाठ को। ये जो पाठ है ध्वनि, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत, उससे लिया गया है। इसका नाम है ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज होती है। और ये जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है बसंत। तो इस पहले हम जानते हैं बसंत क्या होता है। बसंत एक ऋतु का नाम है। उस ऋतु में क्या होता है कि चारों तरफ जो हरियाली हरियाली हो जाती है, पेड़ पौधे हैं वो हरे हरे हो जाते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मौसम है वो सुहावना हो जाता है। तो इस पाठ में भी यही बसंत के बारे में बताया गया है। तो हमने पहचान जान लिया बसंत क्या होता है। और ये जो कविता है ध्वनि कविता, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है जो हमारे आज के युवा लोग हैं उनको प्रेरित करती है ये कविता। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1996 को और मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को। जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला हैं, ये भी इस कविता के माध्यम से, मतलब उन्होंने जो भी कविताएं लिखी उन कविताओं में वो हमेशा जो युवा वर्ग है उनको प्रेरित करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। मतलब जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें उनके जीवन में आ रही है, उनका सामना करने की और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की। तो इस कविता में भी जो निराला जी हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं हुआ है। मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। तो ये क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जो उनके माता पिता है, पहले उनकी माँ का देहांत हुआ, फिर उनके पिता का देहांत हुआ, फिर थोड़े दिन बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जो प्रिय जन थे, जो उनके घर वाले थे, वो धीरे धीरे उनसे बिछुड़ने लगे। तो वो उनका जो उत्साह है वो कम हो गया, मतलब वो परेशान हो गए। लेकिन फिर भी उनके मन में एक आशा की किरण जगी, उनके मन में एक उत्साह जगा कि जो हमारे देश के युवा वर्ग है उनको वो प्रेरित करे। तो इस कविता के माध्यम से वो यही कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। मतलब जो उनका लक्ष्य है युवा वर्ग को प्रेरित करना, वो उसे अभी पूरा करना चाहते हैं। तो इस कविता में जो निराला जी है उनका लक्ष्य क्या है? युवा वर्ग को प्रेरित करना कि वो अपने जीवन आलस्य को, अपने जो भी है उनको त्याग कर अपने जीवन को कर्मशील बनाए और हमेशा आगे बढ़े। तो इस कविता को एक बार हम देख लेते हैं। कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है, अभी तो मेरे जीवन की क्या है, शुरुआत हुई है। मतलब वो उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो पूरा करना चाहते हैं। मेरे मन अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। मतलब जो वो कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन में, अभी तो क्या है, मृदुल बसंत है। बसंत मतलब मेरे जीवन में जो खुशियां हैं, जो उत्साह है, उसको संचार हुआ है। मृदुल मतलब कोमल। अभी न होगा मेरा अंत, तो कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है। हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात। डालियां कलियां, कलियां जो होती है ना, अधखिली जो फूल होते हैं उनको बोलते हैं कलियां। कोमल गात, गात मतलब शरीर। तो ये जो प्रकृति के अवयव हैं, मतलब जो है पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कि वो कहना चाह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली जाती है, तो ये जो प्रकृति के अवयव हैं, पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, ये सब क्या होते हैं, निखर जाते हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि इन सभी से प्रेरणा लेकर, जिस प्रकार ये इनमें खुशी का संचार हो रहा है, उसी प्रकार मैं इनसे प्रेरणा लेकर मैं भी अपना जो स्वप्न है, स्वप्न क्या है, उनका लक्ष्य क्या है कि युवा वर्ग को प्रेरित करना। तो कह रहे हैं कि मैं भी अपना जो सपना है उसको पूरा करूंगा। मृदुल कर मतलब, मृदुल मतलब कोमल, कर मतलब हाथों से, हाथ। तो कह रहे हैं कि मैं भी अपना सपना पूरा करूंगा, और पूरा करने के लिए क्या करूंगा कि अपने जो हाथ हैं, कोमल हाथ हैं, उनको फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित मतलब जो सोई हुई कलियां हैं। तो कह रहे हैं कि मैं भी अपना सपना जो है उसे पूरा करने के लिए अपने कोमल हाथों को, निद्रित मतलब जो अलसाई हुई कलियां हैं, जो सोई हुई कलियां हैं, उन पर फेरूंगा। तो इसके माध्यम से जो निराला जी क्या कहना चाह रहे हैं
कि वो जो उनका लक्ष्य है कि युवा वर्ग को प्रेरित करना, तो ये जो निद्रित कलियां है ये किसके लिए आया है? जो मतलब आलस्य से भरे हुए लोग हैं उनके लिए आया है। तो कह रहे हैं कि मैं अपने सपने को पूरा करूंगा और अपने कोमल हाथों को उन निद्रित कलियों पर, मतलब उन अपने जो कविता है उनकी अपनी रचनाओं के द्वारा युवा वर्ग को प्रेरणा दूंगा, ताकि वो अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ सके और देश समाज को तरक्की कर सके, समाज की तरक्की कर सके। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, मतलब प्रत्युष मतलब सवेरा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प किसके लिए कहा गया? युवा वर्ग को कहा गया। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रेरणाओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा जो मनुष्य युवा वर्ग हैं उनमें जो आलस्य हैं उन सबको क्या कर लूंगा? उनको दूर कर दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा, मतलब सींच दूंगा मैं। तो कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन की जो उम्मीद है, नया संचार है, नया उत्साह है, उसके द्वारा मैं उनके जीवन को भी खुशी के साथ, मतलब उनके जीवन को भी प्रेरणा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद। तो कह रहे हैं जिस प्रकार जो फूल है उनकी खुशबू हमेशा तक बरकरार रहती है, हमेशा रहती है अनंत काल तक, तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार मैं भी जो युवा वर्ग है उनको अनंत काल का जो रास्ता है वो दिखा दूंगा, ताकि वो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी परिश्रम के द्वारा समाज का कल्याण कर सके, समाज को आगे बढ़ा सके, मतलब देश को आगे बढ़ा सके। है वे मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब अभी मेरा अंत नहीं होगा। जब तक कि मैं अपनी जो मेरा लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर लेता तब तक मेरा अंत नहीं होगा। और उनका लक्ष्य क्या है? जो समाज के युवा वर्ग हैं उनको प्रेरणा देना, अपनी रचनाओं के द्वारा उनको प्रेरणा देना कि वो अपने आलस्य को त्याग कर परिश्रम करे और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे कार्य करे और अपने देश को खुशहाल बना सके। कविता हमने पढ़ी। अब इस कविता में जो भी शब्दार्थ है, जो कठिन शब्द है, उनको देखते हैं हम। कि इसमें जो आए मृदुल, मृदुल मतलब होता है कोमल। वसंत, वसंत एक ऋतु का नाम है जिसमें चारों ओर हरियाली होती है। पात, पात का अर्थ होता है पत्ते, पात का अर्थ होता है पत्ते। कोमल, गात, गात मतलब होता है शरीर, गात का अर्थ क्या होता है? शरीर। कलियां होती है, जो अधखिले फूल होते हैं उन्हें बोलते हैं कलियां, अधखिले फूल। स्वप्न होता है सपना। मृदुल होता है कोमल। कर, कर का अर्थ होता है हाथ। निद्रित, सोई हुई। प्रत्युष का अर्थ होता है सवेरा। पुष्प का अर्थ है फूल। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद में अलसाया हुआ। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। नव का अर्थ होता है नया। सहर्ष खुशी के साथ। अनंत जिसका अंत नहीं होता। द्वार होता है दरवाजा। तो शब्दार्थ हो गए। वापस से हम इसका जो एक बार कविता है इसका सारांश देख लेते हैं। ये जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता है। इस कविता के द्वारा जो कविता है, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो इस कविता के माध्यम से जो हमारे देश के युवा वर्ग हैं उन लोगों को प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि वो अपने जीवन से जो आलस्य है उसको दूर करें और अपने परिश्रम के द्वारा अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और उनका लक्ष्य भी यही है कि युवा वर्ग को प्रेरित करना
और वो कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो तो अभी शुरुआत हुई है उनके लक्ष्य की, अभी वो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। हम करेंगे जो पाठ हमारा 2 है, लाख की चूड़ियां, उसका पुनर्अभ्यास। जो ये पाठ है लाख की चूड़ियां, इसके लेखक है कामतानाथ जी। लाख की चूड़ियां मतलब इसमें एक जो पात्र है वो है बदलू। बदलू जो है वो मनिहार है। मनिहार होता है जो लाख का काम करता है, मतलब लाख की चूड़ियों का काम करता है, लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है, उसे बोलते हैं मनिहार। तो जो लेखक है कामतानाथ जी, इनके जो मामा का गांव है उसमें मामा के गांव में रहता है। बदलू जो है लेखक के मामा के गांव में रहता है, और लेखक है वो हर साल अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे। और बदलू है वो लेखक को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो बदलू है वो लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता है, और वो गोलियां लेखक को बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। और ज्यादा इसका एक कारण और है कि जब भी लेखक अपने घर जाते हैं, अपने घर वापस जाते हैं, जब अपने दोस्तों को दिखाते हैं तो वो गोलियां किसी और के पास नहीं होती है, सिर्फ बदलू के पास ही रहती है, सॉरी लेखक के पास ही रहती है। इसलिए लेखक को अपने मामा के यहाँ जाने का बहुत ज्यादा चाव रहता है। चाव मतलब शौक रहता है कि वो सिर्फ उन रंग बिरंगी गोलियों के कारण ही अपने मामा के गांव यहाँ बहुत ज्यादा शौक से जाते थे। तो जो बदलू है उनको लेखक बदलू काका बोलते थे। अब बदलू काका क्यों बोलते थे? कि वैसे तो जो हमारी आमजन की बोलचाल की भाषा है, ग्रामीण जो भाषा है, उसमें ये होता है कि जो हमारे मामा के गांव में रहता है उसे मामा ही कहा जाता है। लेकिन जो लेखक है वो उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो गांव के और बच्चे थे वो उन्हें काका बोलते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका बोलते थे। अब जो है लेखक बदलू है उसका मकान थोड़ा ऊंचे पर था, और उसके जो आंगन है सहन है, इसमें आंगन के लिए एक नया शब्द है सहन। सहन का अर्थ होता है आंगन। तो वो कह रहे हैं कि जो बदलू है उसका मकान थोड़ा ऊंचे पे बना हुआ है, और उसके घर में क्या है, एक आंगन है। आंगन में एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, और नीम के पेड़ के नीचे ही बैठकर जो बदलू है वो अपना काम करता है। उसके नीचे एक भट्टी है, भट्टी जो धधकती रहती है, मतलब उसमें हमेशा आग जलती रहती है, और वो उसमें लाख को पिघलाता है। उसके बाद वो उसको पतली सलाख की तरह बनाता है, फिर वो उसे मुंगेरियों को लपेटकर गोल गोल चूड़ियां बनाता है। इस प्रकार सारे दिन बदलू है वो वहीं बैठकर अपना काम करता है, और लेखक घंटों उसको देखते रहते हैं। जो बदलू है वो मच्छिया पर बैठता है। मच्छिया होती है एक छोटी सी चौकोर जिसपे बैठते हैं, उसे बोलते हैं मच्छिया। तो बदलू है वो मच्छिया पर बैठता है, और लेखक उसे घंटों वहां बैठकर देखा करते थे। जो ये मनिहारी का जो पेशा है, बदलू का जो पेशा है वो है मनिहार का, मतलब लाख की चूड़ियां बनाने का, और ये उसका पैतृक पेशा है। पैतृक पेशा क्या होता है कि जो हमारे जो पूर्वज है उनके द्वारा जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो काम वही करते थे, वही काम करते रहना, वो होता है पैतृक पेशा। तो मनिहार का जो काम है वो बदलू का पैतृक पेशा है, और ये काम वो हमेशा करता रहता है। और जो बदलू है वो राख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर बनाता है। तो उसकी चूड़ियां सिर्फ उसके गांव में ही नहीं, आसपास के जो गांव है उनमें भी उसकी चूड़ियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। मतलब आसपास के गांव की जो महिलाएं थी वो हमेशा बदलू की बनाई गई चूड़ियां ही पहनती थी। तो इस प्रकार जो बदलू था वो अपने गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गया था अपनी चूड़ियों के कारण। अब जो बदलू है वो उसकी जो चूड़ियां हैं वो मतलब वो हमेशा उसकी खपत, मतलब वो उनमें उसके दाम सही दाम लेता था। मतलब जो उसका जो विनिमय का था, मतलब जो वस्तुओं का आदान प्रदान जिसे बोलते हैं, वो उसका था वस्तु विनिमय का था। आजकल जो हो रहा है वो वस्तु विनिमय का नहीं है, वो है मुद्रा विनिमय का। जो ग्रामीण क्षेत्र थे पहले, मतलब प्राचीन काल में, पहले के समय विनिमय का जो था वो क्या था, वस्तु विनिमय का था। वस्तु विनिमय क्या होता है कि किसी भी चीज को लेने देने के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करना। मतलब जैसे कोई भी चीज बेची जा रही है तो उसके बदले में अनाज या कोई वस्त्र, कोई भी कपड़ा से देना, वो होता है वस्तु विनिमय। और आजकल जो प्रचलन है वो किस चीज का है, मुद्रा विनिमय का। मतलब पैसे का लेन देन करना। हम कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज बेचते हैं, तो उसमें किसका लेन देन होता है, पैसे का। तो पहले तो था वस्तु विनिमय का, और आजकल क्या चल रहा है, मुद्रा विनिमय का। तो जो बदलू है उसका जो काम, मतलब जो उसकी चूड़ियां थी, उसकी जो खपत थी वो सही थी।
लेकिन जब मतलब वो कभी भी किसी से अड़ता नहीं था किसी भी उसमें कि मुझे इतना ही, मतलब उसका जो था ना कि चूड़ियों की जो उसकी मतलब क्या बोलते हैं उसे, रकम, कि वो इतनी ही थी। अड़ता नहीं था कि मुझे इतना ही, जो उसे देता था वही वो आराम से लेता था, मतलब कभी भी जिद नहीं करता था। लेकिन जब किसी के यहाँ शादी होती थी तो वो उस पे अड़ जाता था, क्योंकि जो उसका जोड़ा होता है, शादी का जो जोड़ा बनाता था वो बहुत ही अच्छा बनाता था। तो वो अपनी जिद करता था कि उसके बदले में वो अनाज, गहने, कपड़े, मतलब जो भी उसके परिवार के और लोगों के कपड़े हैं वो उसके बदले में लेता था। तो लेकिन यदि कोई उसे नहीं देता था तो उसको मनाने में लोहे लगते थे। लोहे लगना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होना, क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़ता था, बिना अपने उसके वो मतलब बिना अपनी बात पूरी किए वो जोड़ा नहीं देता था। इस प्रकार जो बदलू है वो अपने काम में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। बदलू का जो स्वभाव है बहुत ही सीधा था, वो बहुत ही भोला था। इस धीरे धीरे एक बार क्या हुआ, जो लेखक है वो वहां जाते थे, बदलू के यहाँ गाय भी थी, और जो लेखक है उनको बदलू गाय की दूध की मलाई खिलाते थे। और बदलू के यहाँ आम की फसल होती थी तो लेखक को वो आम भी खिलाते थे। इस प्रकार जो फिर एक बार लेखक ने बोला कि भाई शहर में तो लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। बदलू से कहा कि शहर में तो लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं, लेकिन आप लाख की चूड़ियां बनाते हो तो कांच की क्यों नहीं बनाते। तो लेखक को कांच की चूड़ियों से बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। तो वो बोलता है कि जो गांव ये शहर की जो महिलाएं होती है वो उसका बोझ नहीं सहन कर सकती, उनकी जो कलाइयां होती है वो क्या होती है, नाजुक होती है। तो इस प्रकार जो लेखक है उनको बदलू बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि स्वभाव के कारण भी और रंग बिरंगी चूड़ियों के गोलियों के कारण भी। तो जो लेखक हैं वो एक बार वो बड़े हो गए, उनकी नौकरी लग गई, तो कई सालों तक वो अपने मामा के गांव नहीं आए। लेकिन जब वो 8-10 वर्षों के बाद वापस अपने मामा के गांव आए तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ जो था वो बदला हुआ था। तो लेखक भी थोड़ा बदलू को भूल से गए थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो उनकी मामा की लड़की थी वो फिसलकर आंगन में गिर गई, और तो उसके जो हाथ में कांच की चूड़ी थी वो उसके हाथ में लग गई। तो जब वो उस पे मरहम पट्टी कर रहे थे तो उन्हें अचानक से किसकी, बदलू की याद आई। जब उसने उसके हाथ में कांच की चूड़ी देखी तो लेखक को किसकी याद आई, बदलू की याद आई। तो उसको देखते ही वो उसके बाद बदलू से मिलने गए। जब वो बदलू से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि जो बदलू है वो खाट पे बैठा हुआ है, और ना तो उसके आंगन में भट्टी थी, ना ही कोई लाख की चूड़ियों का काम था, कुछ भी नहीं था। तो वो ये सब देखकर वो दंग रह गए। वो बदलू के पास गए तो उन्होंने लेखक उसे कहा, बदलू से, कि काका क्या आपने मुझे पहचाना। लेकिन जो बदलू था वो उन्हें नहीं पहचान पाया। बदलू ने नहीं पहचान पाया। फिर उन्होंने बताया कि काका मैं वही हूँ जो बचपन में आपके पास आता था और आप मुझे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे। बदलू जो था वो लेखक को लला कहकर बुलाता था। फिर बदलू को याद आया, अरे लला तुम तो वही हो। फिर उसने, जब वो बात कर रहे थे तो अचानक से जो बदलू है उसको थोड़ी खांसी आई। तो लेखक समझ गए कि जो बदलू है वो बीमार रहने लगा है, उसका शरीर भी कमजोर हो गया था और उसको अस्थमा की समस्या हो गई थी। मतलब अस्थमा होता है कि सांस लेने में कठिनाई होना। तो फिर बदलू ने उन्हें बोला कि काका आजकल ये काम नहीं करते हो, तो मतलब जो मनिहारे का मतलब लाख की चूड़ियां बनाने का काम आप नहीं कर रहे हो। तो बदलू ने बताया कि जो काम है वो अब कम हो गया है, लोग लाख की चूड़ियां पसंद नहीं करते हैं। आजकल लोग जो हैं वो कांच की चूड़ियां अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ियां जो होती हैं वो सस्ती भी होती हैं, उनकी खपत भी कम होती है, और वो एक बार में बहुत ज्यादा बन जाती हैं, और रंग बिरंगी भी होती है, और कई तरह की डिजाइन की भी होती है। तो जो लोग हैं वो आजकल किसको महत्व देने लगे हैं, कांच की चूड़ियों को महत्व देने लगे हैं। इसलिए जो उनका काम था लाख का काम वो अब कम हो गया है, क्योंकि कोई भी लाख का काम पसंद नहीं कर रहा है। तो लेखक इस बात से समझ गए कि जो बदलू है उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अब कम हो गई है, खराब हो गई है, क्योंकि जो उसका कारोबार था वो बंद हो गया है। तो फिर उन्होंने पूछा कि उसके बाद लेखक ने कहा कि लेखक को लगा कि आजकल का जो समय है उसने जो मशीनी युग है उसने हाथ का जो कारोबार है उसका मशीनी युग ने उसका स्थान ले लिया। मशीनी युग ने जो है वो हस्त युग का रूप ले लिया है। तो इस प्रकार जो बदलू था उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई।
फिर बदलू ने बोलता है कि लला अभी मत जाना, तुम आम खाकर जाना। तो वो देखते हैं कि जो उसके वहां थी गाय थी, वो गाय के लिए पूछा उन्होंने, लेखक ने बदलू से गाय के लिए पूछा। तो बदलू ने कहा कि जो गाय है वो भी उन्होंने बेच दी है, क्योंकि जो खाने की भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, खाने की समस्या हो गई थी, तो गाय को चारा कहाँ से खिलाते, तो उन्होंने गाय को भी बेच दिया। फिर वो बोलते हैं उसको, बदलू लला को, मतलब लेखक को, कि तुम आम खाकर जाना। तो वो अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं कि आम लेकर आओ लला के लिए। जब वो आम लेकर आती है तो जो लेखक है वो उसके हाथ में लाख की चूड़ा देखकर दंग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो बदलू को देखते हैं तो बदलू समझ जाता है कि लेखक क्या पूछना चाह रहे हैं। तो वो बदलू है वो लेखक को बताता है कि ये जो चूड़ियां इसने पहन रखी है वो एक लास्ट जो शादी का जोड़ा बनाया था उन्होंने जमींदार के यहाँ, जमींदार की बेटी की शादी थी तब बनाया था, लेकिन जमींदार ने उसके दाम सही नहीं दिए तो उन्होंने वो चूड़ियां उसको नहीं दी। तो उस बात से लेखक ने अंदाजा लगाया कि इतनी स्थिति, मतलब इतना आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी जो बदलू है वो अपनी बात पर अभी भी, मतलब उसको देखकर लग रहा है कि बदलू जो है वो अभी भी कितना स्वाभिमानी है, मतलब अपनी स्थिति खराब होने के बाद भी उसका जो स्वाभिमान है वो अभी भी बरकरार है, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, लेकिन जो बदलू उसने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। तो इस पार्ट में हमने यही देखा, बदलू और लेखक के बारे में जो बात हुई है, जो उनकी बदलू का जो भी कारोबार है उसके बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से जो हस्त उद्योग है वो कम होता जा रहा है, उसका रूप जो मशीनी युग है वो लेता जा रहा है, ये सब हमने देखा। आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसमें जो शब्दार्थ आए उनके बारे में देखते हैं एक बार। पहला शब्द है चाव। चाव का अर्थ है चाह। फिर है सलाख। सलाख का अर्थ है सलाई या धातु की छड़। पैतृक होता है पूर्वजों का। खपत, खपत का अर्थ होता है माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय होता है वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, कसर का अर्थ होता है कमी। नाजुक, नाजुक का अर्थ होता है कोमल। फबना, फबना का अर्थ होता है सजना। तो इस तरह से जो भी इसमें शब्दार्थ आए वो हमने देखे, तो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।